नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आज बात करेंगे जो कोरोना के खतरा जो बढ़ रहा है, एक बार फिर से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उसी को लेकर सरकार ने देश में अलग अलग राज्यों में आज मॉक ड्रिल हुई, स्कूलों में अलर्ट कर दिया गया है और क्या क्या वजह हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताई हैं। एक बार फिर से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको क्या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, कौन सा बूस्टर डोज आपने लगवाया है, कौन सा लगना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ आपको राजस्थान ले चलेंगे और राजस्थान ले जाकर आपको बताएंगे कि कैसे पायलट और गहलोत के बीच की जो तकरार है वो कल सचिन पायलट का अनशन गहलोत के लिए टेंशन का जो माहौल बना रहा है उस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे लंदन से जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई। एक शख्स ने क्रू मेंबर जो है उसके साथ हाथापाई की, विमान को दिल्ली लौटना पड़ा। पूरा मामला बताएंगे। और कुछ भी हो जाए, हवाई जहाज में अगर आप हैं तो अपना आपा मत खोइएगा, वरना आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो कानून भी आपको एक बार याद दिलाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज देश भर में जिस तरीके से कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई, सतर्कता बरतने के लिए जो सरकार ने पूरी तरह से एक अलर्ट समझ लीजिए मोड में सरकार इस वक्त चल रही है। आज और कल देश के अलग अलग अस्पतालों में सरकार ने मॉक ड्रिल का यानी कि इंतजाम किस तरीके के हैं उसको जांचने का एक कार्यक्रम रखा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलग अलग जगह से आ रही हैं। इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी सामान, उपकरण कितने तैयार हैं, बढ़ते मामलों को लेकर ये मॉक ड्रिल खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया इस मॉक ड्रिल की निगरानी आरएमएल अस्पताल में कर रहे थे। अब ये तस्वीरें जो हैं वो झज्जर की हैं। दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद सभी जगह पर आज ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आई, ये पता करने के लिए कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर फिर से जबरदस्त तरीके से केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम जैसे पहले हमने देखा था कि पूरा जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चरमरा गया था, वो हालत दोबारा ना आए, उसी को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी ये मॉक ड्रिल हुई दिल्ली के अंदर। हमारे सहयोगी परिमल ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, पहले आप जरा ये देख लीजिए। वी हैड 30 बेड और उसके अंदर हमारा 6 बेड आईसीयू है, 4 बेड एचडीयू है और बाकी वार्ड में है जी। ये हमारा एचडीयू टाइप है जहां हम नॉन वेंटिलेटरी पेशेंट रखेंगे जिसके लिए ऑक्सीजन की फैसिलिटीज और बाकी मॉनिटरिंग सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ से यदि लगता है पेशेंट किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये सारे मॉनिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, राइट सर? यस, मॉनिटर एंड ऑक्सीजन पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा एक वार्ड की तरह काम करेगा। बाकी आपको आईसीयू दिखाते हैं। आईसीयू इज फुली फंक्शनल, उस तरह से वेंटिलेटर और सब कुछ अवेलेबल है। तो ये लेडी हार्डिंग से सहयोगी हमारे जो परिमल है उन्होंने रिपोर्ट भेजी। अब इसको लेकर क्यों इतनी चिंता जताई जा रही है, ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ दिनों में जो मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ गई? कुछ आंकड़े जरा आपको बताता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोग नहीं कर रहे। अब उनको लगता है कि कोविड काल खत्म हो गया, कौन पहने मास्क, कौन लगाए बूस्टर डोज, अब तो चल रहा ही जैसे दुनिया पुराने जैसे चल रहे पर वैसे चलना शुरू कर दीजिए। कम जो टेस्टिंग दर है उससे नए जो वेरिएंट हैं वो उभर कर आ रहे हैं, वो भी इसकी वजह से केस बढ़ा रहे हैं। देश भर में आपको बता देता हूं पिछले 24 घंटों में 5,880 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो मौतों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। संक्रमण दर जो है वो 6.91% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के अंदर 788 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मौत भी हुई कोरोना से। मुंबई के अंदर 221 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 24 घंटों के अंदर करीब 700 केस सामने आए, एक व्यक्ति की मौत हुई है। संक्रमण दर जो दिल्ली में है वो 21% पे बैठी हुई है। दिल्ली से लगे गुड़गांव में करीब 1000 केस सामने आए हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक्टिव केसेस जो गुड़गांव में हैं वो इस समय करीब 1000 पर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार और सतर्कता बदल रही है, चेक कर रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या है, लेकिन हमें भी सतर्क होने की खासी आवश्यकता है। और खास तौर से
स्कूलों में बच्चों के लिए भी ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए जो स्कूलों में मास्क के लिए नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। इस संगठन के तहत डीपीएस, डीएवी, बाल भारती समेत दिल्ली के करीब 250 स्कूल आते हैं। इस संगठन के जो चेयरपर्सन है सुधा आचार्य, उन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी अपने बच्चों को, उनके माता पिता को मास्क पहनने की हिदायत दे दी है। जरा सुन लीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ स्कूल ने मास्क को एक तरीके से कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है। पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि बच्चों को मास्क में भेजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में बच्चे आपको मास्क में नजर आ रहे होंगे। एहतियातन ये जरूरी भी है। और हमारे साथ नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो दिल्ली एनसीआर और देश के 250 नामचीन स्कूलों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके चेयरमैन सुधा आचार्य हैं। मैम, आप लोगों ने क्या एडवाइजरी जारी की है अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल हैं उसको लेकर? 1 अप्रैल से हमारी सेशन शुरू हुआ। सो न्यू सेशन से सारे बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं। इवन जो स्कूल की एक्टिविटी हो रही है, इस बार हमारा यूएन ईयर ऑफ द मिलेट हो रही है, सो सारे एक्टिविटी बच्चे मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो बच्चे तो सावधानी बरत रहे हैं, स्कूल उन्हें कह रहे हैं कि आप मास्क पहन कर आइए। आपको भी सावधानी बरतने की काफी आवश्यकता है और इसी को चलते हुए कुछ प्रोटोकॉल भी कुछ राज्यों ने जारी कर दिए। 3 राज्यों ने तो कह दिया है कि मास्क पहनना अब दोबारा से अनिवार्य हो जाएगा। हरियाणा में स्कूलों में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना दोबारा अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जिला प्रशासन ने पंचायतों को निर्देश दिए हैं। केरला में भी गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ पुडुचेरी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है एक बार फिर से। यूपी में हवाई अड्डों पर विदेश से आए यात्रियों का टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। तो राज्य एक बार फिर से कमर कस रहे हैं। लेकिन किन बातों को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए? क्या हमें एकदम फिर से घबरा जाना चाहिए? क्या हम एक बार फिर से केस इतने बढ़ जाएंगे कि लॉकडाउन हो जाएगा? आपको अभी क्या कर सकते हैं? बूस्टर डोज के बारे में, इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर एसके सरीन जुड़ रहे हैं। डायरेक्टर हैं आईएलबीएस के। दिल्ली में जब कोविड पहले फैला था पिछली बार, तो कोविड टास्क फोर्स का इन्होंने ही नेतृत्व किया था। डॉक्टर सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है सर, पर क्या हमें एक बार फिर से जो लोगों में घबराहट शुरू हो रही है, क्या पैनिक वाली स्टेज पे हम हैं और क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, केसेस बढ़ना, जैसे आईएमए ने बहुत अच्छी तरह से तीनों मेजर पॉइंट्स बताए हैं कि टेस्टिंग कम हो गई है, लोगों ने प्रोटोकॉल्स छोड़ दिए हैं, और तीसरा वायरस का रूप भी बदल गया है। ये जो नया XBB वेरिएंट है, जो इस समय लगभग 95-98% दिल्ली में और बाकी कंट्री के पार्ट्स में है, इसकी R वैल्यू, जो ट्रांसमिशन स्पीड है, वो ज़्यादा है, करीब 2 to 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये फैलेगा, ये बढ़ेगा, ये मान के चलना है। अब ये सब जानते हुए कि वायरस नए फॉर्म में आया है, हमारे को चिंतित होना है कि नहीं? मैं कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग 2 साल जिस तरह से इस वायरस से जूझे हैं, हमारी तैयारियों की शक्ति ज़्यादा है, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर सब तैयार है, पर कई चीज़ों में हम कमज़ोर हैं, जो मैं लिस्ट आउट करता हूँ। पहले कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने पूरी 2 डोज वैक्सीन भी नहीं ली। अगर 2 डोज नहीं ली तो वो ले। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 24% ने सिर्फ शायद अभी तक बूस्टर लिया है, 3rd डोज जो प्रिकॉशनरी डोज है, जो कि अवेलेबल है, और आप उसको ना लें, ये थोड़ा सा नासमझी का काम है। अब नेजल वैक्सीन भी अवेलेबल है, भारत में नई mRNA वैक्सीन अपनी आ गई है। तो ये सारी वैक्सीन वर्ल्ड क्लास होते हुए भी अगर आप ना लें, तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी गलती है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचे रहें, जिससे और लोग बचे रहें। जी, तीसरी बात मास्क की, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। आपने देखा, मैं अपने कमरे में आया हूँ तो मैंने मास्क उतारा है, पर हॉस्पिटल में जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह है, ट्रैम है, मेट्रो है, बस स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कंपलसरी मान के चलिए, आपको अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार, लव्ड वंस के लिए मास्क पहनना जरूरी। आपकी यही एक वैक्सीन है। आप औरों से बचे रहेंगे और आपसे लोग इन्फेक्ट नहीं हो। हॉस्पिटल में पहले हमारे सारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन बूस्टर्स लिए थे, पर मैं अब देखता हूँ उनके परिवार वालों को भी कुछ एक को अब कोविड होने लग गया है, पेशेंट्स हॉस्पिटल में आने लग गए हैं। तो मुझे लगता है ये ज़रूरत है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हों या जाएं, उनमें दोबारा से
क्या हम टेस्टिंग करें, रैट टेस्ट करें या जी। पीसीआर शुरू करें? तो ये सारे सवाल अब उठने लग गए हैं। ये इसलिए है कि हम बचे रहें। बिल्कुल। और डेथ जो है वो 2 से 3 हफ्ते के बाद ही पता लगती हैं। जी। तो धीरे धीरे अगर ये केसेस बढ़ेंगे तो शायद डेथ भी बढ़ सकती है। सर, क्या जो अभी का आपने बताया जो वेरिएंट है उसका आपने बताया कि फैलने का, संक्रमण की जो दर है वो बहुत ज्यादा है ओमिक्रॉन से, तो तेज गति से फैल सकता है। इसके अलावा भी क्या इसमें कुछ और फर्क है ओमिक्रॉन से? क्योंकि हमने देखा था दूसरी जो वेव आई थी कोरोना की, उसमें काफी सारे लोगों की मौत भी हुई थी। तो क्या ये उतना ही ज्यादा डेंजरस है, ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है? नहीं, सेकेंड वेव आई थी वो डेल्टा था। जी बिल्कुल। डेल्टा भारत से ओरिजिनेट हुआ था, बहुत ही सीवियर था, और हम लोग और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके लिए तैयार नहीं थी, तो लोग बहुत बुरी तरह से उसमें परेशान रहे। जो अभी XBB वेरिएंट है 0.1.16, ये ओमिक्रॉन का ही लीनिएज है, मतलब उसी के खानदान से पैदा हुआ है। 1 या 2 या 3 वायरस मिल करके एक नया रूप का वायरस बनाते हैं, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी से, वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनी है उससे बचा रहे, और वैक्सीन और इनसे बचने के बाद वायरस अपना प्रकोप बढ़ाता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे। वायरस को जीना है, हमें उसको मतलब अलाउ नहीं करना है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को देखते हुए जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, या जो कोमॉर्बिड हैं, या जो ट्रांसप्लांट है, या कैंसर्स के मरीज हैं, या डायलिसिस पे हैं, ये सारे लोगों में इम्यूनिटी लो होती है। इन लोगों में अगर वायरस होगा तो वो नया रूप ले सकता है। उनको तो परेशान करेगा ही जिनकी इम्यूनिटी कम है, पर चूंकि उनमें रेजिस्टेंस नहीं है तो वायरस का शेप भी बदल जाएगा। तो अगर हमें बचाए रखना है अपने आप को, तो सारे लोग जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के हैं, एल्डरली हैं, डायबिटिक्स हैं, हार्ट या लिवर के पेशेंट्स हैं, किडनी के हैं, ट्रांसप्लांट के हैं, इम्यूनोथेरेपी, कैंसर थेरेपी पे हैं, ये सारे लोगों को बिल्कुल हर हालत में बूस्टर वैक्सीन लगवानी है, बचे रहे। एक सवाल सर, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे जिन लोगों ने बूस्टर लगवाया, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, बूस्टर लगवाए हुए उन्हें काफी समय हो गया है, साल भर से ज्यादा उनको हो गया है, तो क्या उनको एक अलग बूस्टर के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या सरकार उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो, सपोज कोविड में इन्फेक्शन हुआ, उसकी इम्यूनिटी भी लगभग 12 महीने से 20 महीने में कम हो जाएगी। उसको री इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, हालांकि इन्फेक्शन इतना सीरियस नहीं होगा। जिसने वैक्सीन ली है उसकी भी 6 से 9 महीने के बाद एंटीबॉडी के लेवल्स कम हो जाते हैं। वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है, पर इन्फेक्शन कम होगा। अब क्या हमें चौथा डोज लेना है? 3 लग गए, आपने 3 ले लिए हैं, चौथा लेना है। मुझे लगता है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए मार्केट के अंदर अगर हम वैक्सीन अवेलेबल करा रहे हैं, भारत में प्लेंटी ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं जी, वो बाजार से ले सकें। जरूरी नहीं कि हर चीज सरकार के ऊपर ही डाली जाए, हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। पर हाँ, मैं कहूंगा एक बूस्टर और ले लें तो वो बहुत बेहतर रहेंगे, बचे रहने की उम्मीद है। एक और पक्ष लोग कहते हैं कि सर ये नया वेरिएंट जो है वो वैक्सीन जो है उसको इनइफेक्टिव रहेगा। मुझे नहीं लगता, जो करंट भारत की वैक्सीन है बहुत अच्छी हैं। आप ये भ्रम निकाल दें, वैक्सीन ले लें और उससे बचे रहें। पर सबसे बड़ी वैक्सीन है आपका मास्क, उसको ना उतारें, आप भी बचे रहें। आपकी जिम्मेदारी है कि और लोगों को बचाए रखें। डॉक्टर सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के हमसे बात करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उस बात को जरा ढंग से अपने गांठ बांध लीजिए। मास्क बहुत जरूरी है, बाकी सब उसके बाद, लेकिन अगर आपने बूस्टर नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए। और अगर आप वनरेबल पॉपुलेशन में हैं तो चौथी डोज भी सोची जा सकती है, ऐसा डॉक्टर सरीन हमें बता रहे थे। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। चलिए, कोरोना पे हो गई बात, अब बात करते हैं राजनीति की, जो राजस्थान में जबरदस्त हलचल चल रही है। तो जैसे मैं कह रहा था कि कल सचिन पायलट का राजस्थान के अंदर अनशन है और उससे गहलोत साहब की जो टेंशन है वो बढ़ गई। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में फिर से खींचतान जारी है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने के लिए जमीन तो कहीं नहीं तैयार कर रहे, कुछ नए ऑप्शंस तो नहीं ढूंढ रहे? ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा। जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अब आर पार की लड़ाई दिख रही है।
चुनाव में सिर्फ 8 महीने बचे हैं और पायलट ने अब अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। वो एक दिन के धरने पे बैठेंगे। मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने मुख्यमंत्री के बयानों को पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन भाजपा पर लगाए गए आरोपों की जांच तक नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान गहलोत के समर्थन में दिख रही है। पार्टी पायलट का मुद्दा प्रभारी से सुलझाने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। कोविड के दौरान हमारे एमएलए को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं, जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो है, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। तो क्या पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? विकल्प तो कई हैं। राजनीति में विकल्प कई खुले होते हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाए, जब तक बहुत सारे विकल्प हैं। और मैं तो आपको पहले ही कह दिया कि हम लोग सचिन पायलट जी के साथ हैं। जिस विकल्प के साथ वो जाएंगे, जहां जाएंगे, हम सचिन पायलट जी के साथ में रहेंगे। ये सब लोग कह चुके, पहले भी कह चुके, आज भी कह रहे हैं और कल भी हम कहेंगे। सचिन पायलट अखाड़े में उतर गए हैं, लेकिन इस राजनीतिक दंगल में प्रतिद्वंदी कौन होगा? खुद की पार्टी या भाजपा, या फिर कोई तीसरा मोर्चा खुल सकता है? ये देखना आगे होगा। जयपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कुल मिला के देखिए, राजस्थान में निशाना तो वसुंधरा राजे पर साधा गया है, लेकिन असली जो टारगेट हैं वो अशोक गहलोत हैं। अब क्या होगा कांग्रेस का, ये देखने वाली बात होगी। इस साल के अंत में चुनाव है राजस्थान में। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको ये बताएंगे कैसे हवा में उड़ते ही एक बार फिर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक साहब क्रू से ही भिड़ गए। ये जो साहब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस ने इनको पकड़ तो लिया है, लेकिन क्यों ऐसा बार बार हो रहा है आपको बताएंगे। और अगर आप कभी भी अपना आपा खो बैठ सकते हैं तो आपको क्या हो सकता है, क्या कानून कहता है अगर हवाई जहाज में आपने कुछ हंगामा किया। सतर्क रहिएगा, वो भी आपको बताएंगे। आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यात्री हैं कि मानते ही नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से जो एयर इंडिया की एक फ्लाइट है उस पर हंगामा हो गया। एक यात्री ने क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट कर दी। ये जो घटना है ये बताई जा रही है कि आज ही की है, जब सुबह 6:30 बजे दिल्ली से लंदन के लिए एयर इंडिया के एक विमान ने उड़ान भरी। अब एक यात्री ने वहां पर क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट कर दी, उनके साथ अभद्रता की। 2 क्रू मेंबर्स को चोट भी लगी। यात्री को शांत कराने की बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी वो हंगामा करता रहा। परेशान होकर फ्लाइट को वापस दिल्ली लेकर आया गया, जहां पर अब इस यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको अरेस्ट कर लिया गया है। फ्लाइट में 225 लोग सवार थे। पुलिस ने अब इसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है। अब फ्लाइट को कैंसिल करके सोमवार को दोपहर के लिए रीशेड्यूल किया गया है। बताइए, एक व्यक्ति की ये हरकत की वजह से कितने लोगों को कितनी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। अब क्यों ये बार बार लोग करते हैं, अब ये तो लोगों के ऊपर से सवाल पूछने वाली बात बनती है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि किसी बात को लेकर थोड़े गुस्सा आ रहा हो, चिड़चिड़े हो, तो जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे केस हुए हैं और बड़े सख्त कानून हैं इसके खिलाफ। मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं कि किस तरीके के वाहियात हरकतें पिछले कुछ दिनों में सुनने में, सामने देखने में आई हैं, जो एक फ्लाइट के दौरान हुई। 26 दिसंबर 2022 को थाई स्माइल एयरवेज में बवाल हुआ। विमान में सवार 2 यात्री आपस में भिड़ गए, मारपीट हो गई उनकी। फिर 26 नवंबर 2022 को बड़ा हंगामा हुआ। एक महिला के ऊपर एक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। यह भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी। नियमों के मुताबिक इन सब हरकतों में, अगर आप सोच रहे हो कि भाई बड़ी मजाक की बात है, लेकिन बड़े सख्त कानून है इनके खिलाफ।
अगर कोई मुसाफिर इस तरह की हरकत करता है तो उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, आपको उड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आरोपी को हवाई सफर करने पर बैन लगाया जा सकता है। नो फ्लाई लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी के हिसाब से 3 महीने, 6 महीने या 2 साल तक की, जैसे आप देख रहे हैं, सजा हो सकती है। अभद्रता करने पर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन डीजीसीए ने आज ये बात भी कही है कि यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो क्रू मेंबर्स हैं और जो एयरलाइंस हैं उन्हें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यह मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो जरा थोड़ा ध्यान रखिए, अपने पर संयम रखिए। इस तरह की हरकतें करेंगे तो जेल जाएंगे आप। आज के लिए इतना ही। बड़ी खबर में फिर मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे। तब तक बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।